Hello everyone, my name is Bharat Lal. I am Assistant Professor, Contractual Faculty, Department of Electrical Engineering, IET Lucknow. In this course, we are discussing the power electronics subject, and in the last classes we have discussed about the power diodes and power BJT, and in this lecture we will mainly focus on the power MOSFET. And in power MOSFET we will see the introduction to the power MOSFET, how it works, what is the structure of power MOSFET, advantages, disadvantages and application of power MOSFET. Okay, so let us start. तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि हमारा MOSFET क्या है. सो MOSFET इज ए मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर. ओके, so a power MOSFET is a specific type of metal oxide semiconductor field effect transistor designed to handle significant power levels. ओके, तो ये कुछ इस प्रकार से डिज़ाइन किया जाता है ताकि ये हाई पावर को हैंडल कर सके. एंड कंपेयर टू द अदर पावर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, अगर हम लोग कंपेरिजन करें अदर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस से लाइक IGBT, BJT, तो इसकी जो स्विचिंग फ्रीक्वेंसी होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है. ओके, सो द मेन एडवांटेजेस और हाई स्विचिंग फ्रीक्वेंसी, हाई स्विचिंग फ्रीक्वेंसी होने की वजह से हाई स्विचिंग स्पीड होगी इसकी, और इसकी जो स्विचिंग फ्रीक्वेंसी होती है अप्रॉक्सीमेटली 100 किलोहर्ट्ज़ होती है. ओके, एंड इट हैज़ अ गुड इफ़िशियंसी एट लो वोल्टेजेस. तो इसमें आपको याद रखना है कि जो हमारा MOSFET है उसका पूरा नाम है मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर. हम इसके कंस्ट्रक्शन में देखेंगे कि किस तरीके से इसका नाम जो है मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर रखा गया है. इसकी जो स्विचिंग स्पीड होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, और इसकी स्विचिंग फ्रीक्वेंसी अप्रॉक्सीमेटली 100 किलोहर्ट्ज़ होती है, और इसकी इफ़िशियंसी जो है काफ़ी बेहतर होती है एट लो वोल्टेजेस. The design of power MOSFET was made possible by the evolution of MOSFET and CMOS technology used for manufacturing integrated circuits since the 1960s. The power MOSFET shares its operating principle with its low power counterpart, the lateral MOSFET. Thus, power MOSFET, which is commonly used in power electronics, was adopted from the standard MOSFET commercially इंट्रोड्यूस इन 1970. तो 1970 से जो है हम लोग पावर MOSFET को काफ़ी बेहतर तरीके से यूज करते हैं, उसको स्टैंडर्डाइज किया गया. ओके, और 1960 में इसकी शुरुआत हुई थी. ओके, इसके बाद में आपका फीचर्स ऑफ पावर MOSFET, इसका मतलब ये हुआ कि इसके कौन कौन से फीचर्स हैं उसको हम लोग देखते हैं. तो सबसे पहले आपका दिया है लो इनपुट करंट. इसका मतलब हुआ कि ये काफ़ी कम करंट पे वर्क करता है. इट इज़ ए वोल्टेज कंट्रोल्ड डिवाइस. इसका मतलब हुआ कि जो हमारी पावर MOSFET है ये हमारे एक वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है. इसमें हम लोग वोल्टेज को वेरी करके चेंज करके हम लोग इसके आउटपुट को कंट्रोल कर सकते हैं अपने अनुसार. ओके, हाई स्विचिंग स्पीड ऑफ ऑपरेशन. तो इसकी जो स्पीड ऑफ ऑपरेशन होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, काफ़ी बेहतर होता है. ओके, तो इसमें हमने देखा कि इसकी जो स्विचिंग फ्रीक्वेंसी वो कितनी होती है, 100 किलोहर्ट्ज़. ओके, तो जो भी जितने भी हमारे पास पावर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हैं उन सभी के कंपैरिजन में जो हमारा पावर MOSFET होता है उसकी स्विचिंग स्पीड और स्विचिंग फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू BJT एंड IGBT. ओके, इट हैज़ हाई इनपुट इम्पीडेंस. हाई इनपुट इम्पीडेंस होने से क्या मतलब है कि अगर हम कोई भी सिग्नल इसके इनपुट में डालेंगे तो हमें आउटपुट क्या हो जाएगा, मिलेगा. और हम लोग हाई इनपुट इम्पीडेंस से एक चीज़ और समझ सकते हैं कि इसमें हम कितने भी कोई भी सिग्नल अगर हम लोग इनपुट में डालेंगे तो हमें आउटपुट ईजिली हमें मिल जाएगा. ओके, दैट मीन्स ये किसी भी सिग्नल को क्या कर सकता है, डिटेक्ट कर सकता है, उस पर आउटपुट प्रोवाइड कर सकता है. इट इज़ ए एक्टिव डिवाइस. और हमारा जो पावर MOSFET है एक तरीके से आपका कौन सा डिवाइस है, एक्टिव डिवाइस है. इट डोंट हैव सेकेंड ब्रेकडाउन प्रॉब्लम. और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है कि पावर MOSFET में सेकेंड ब्रेकडाउन प्रॉब्लम नहीं होती है, जो कि अदर डिवाइसेस में लाइक पावर BJT में होता है. ओके, तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ये जो है MOSFET का एक एडवांटेज है कि इसके पास सेकेंड ब्रेकडाउन नहीं होता है, जो कि किस में था, आपका पावर BJT में था. ओके, तो एक तरीके से ये आपका क्या है, एडवांटेजेस है. तो इसके जो है इसके फीचर कौन कौन से हो गए आपके, इट हैज़ लो इनपुट करंट, इट इज़ ए वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस, इट हैज़ हाई स्पीड ऑफ ऑपरेशन एंड इट्स इनपुट इम्पिडेंस इज़ वेरी हाई. ओके,
and it is a active device and it don't have second breakdown problem. इसके बाद में हम लोग देख लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ पावर मॉसफेट. पावर मॉसफेट का स्ट्रक्चर क्या है, कैसे हम लोग पावर मॉसफेट को बनाते हैं. ओके तो पावर मॉसफेट बनाने के लिए एक सिंपल सा है. पावर मॉसफेट अगर हमें बनाना है तो हम लोग क्या करते हैं, एक पी टाइप का सबस्ट्रेट लेते हैं, एक मटेरियल लेते हैं. उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, उस सबस्ट्रेट या मटेरियल से हम लोग क्या करते हैं, उसमें दो n+ हैवी रीजन्स क्या करते हैं, उसमें इंसर्ट करते हैं और उनके ऊपर जो है हम लोग मेटेलिक कॉन्टैक्ट रख के और ड्रेन टर्मिनल और सोर्स टर्मिनल्स और गेट टर्मिनल को हम लोग बाहर निकालते हैं. ओके तो जैसा कि इस डायग्राम में दिया है, तो ये जो आपका येलो पार्ट है ये क्या है, आपका स्टार्टिंग में आपका क्या होगा, ये पी टाइप का एक सबस्ट्रेट होगा. ओके हम लोग क्या करते हैं, इसमें दो n टाइप के या n+ रीजन्स को क्या करते हैं, इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, इसमें मेटल कटिंग के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, n+ रीजन्स इसमें बनाते हैं. ओके और ये जो आपका SiO2 लेयर है, जो हमारा सिलिकॉन डाइऑक्साइड लेयर है, ये क्या होता है कि सबस्ट्रेट के ऊपर पूरी तरीके से सबस्ट्रेट के ऊपर आपका ये पूरे तरीके से एक लेयर होता है जिसको बोलते हैं सिलिकॉन डाइऑक्साइड लेयर. इसके बाद में हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग दो n+ रीजन्स बनाते हैं, जैसा कि एक लेफ़्ट साइड में आपका और एक राइट साइड में है, तो हम लोग क्या करते हैं, सबस्ट्रेट को कट करते हैं और उसमें दो n+ रीजन्स बनाते हैं. और उसके बाद में जो यहाँ पे आपका ब्लैक दिखाई दे रहा है, ओके हम इसकी बात कर रहे हैं, इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, दोनों n+ रीजन्स पे, एक लेफ्ट n+ रीजन और एक राइट n+ रीजन्स, इन दोनों पे हम लोग क्या करते हैं, मेटल इसके ऊपर हम लोग रखते हैं ताकि हम लोग ड्रेन टर्मिनल और सोर्स टर्मिनल को क्या कर सकें, बाहर ला सकें. ओके इसके बाद में है आपका एक गेट टर्मिनल है. गेट टर्मिनल हम लोग क्या करते हैं कि जो भी हमारी सिलिकॉन डाइऑक्साइड लेयर होगी बची होगी, दो n+ रीजन क्रिएट करने के बाद में उस लेयर के ऊपर में हम लोग क्या करते हैं, एक मेटेलिक डिपॉजिट करते हैं और उससे हम लोग क्या करते हैं, गेट टर्मिनल को बाहर निकालते हैं. तो इसके स्ट्रक्चर में मेनली आपको ये समझना है कि हम लोग इनिशियली क्या करते हैं, एक पी टाइप का सिलिकॉन सबस्ट्रेट लेते हैं, उसमें दो हैवली डोप्ड n+ रीजन्स हम लोग क्रिएट करते हैं और उसके ऊपर में हम लोग मेटल डिपॉजिट करते हैं ताकि हम लोग ड्रेन टर्मिनल्स और सोर्स टर्मिनल्स को बाहर निकाल सकें. इसके अलावा जो भी हमारी सिलिकॉन डाइऑक्साइड की लेयर बचती है, उसके ऊपर हम लोग फिर से मेटल डिपॉजिट करते हैं ताकि हम लोग गेट टर्मिनल को बाहर निकाल सकें. तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि जो हमारा पावर मॉसफेट है, इसके पास में 3 मेन टर्मिनल्स हैं. एक आपका है गेट, दूसरा है सोर्स और तीसरा है ड्रेन टर्मिनल्स. ओके और यहाँ पे जो आप नीचे देख रहे हैं x = 0 और x = L, ये बता रहा है आपका लेंथ ऑफ दी चैनल. इसमें हम लोग देखेंगे अभी इसके वर्किंग में कि किस तरीके से चैनल फॉर्म होता है. जब हम लोग इसमें सप्लाई प्रोवाइड करते हैं तो किस तरीके से इसमें चैनल फॉर्म होता है और किस तरीके से हमारी डिवाइस ऑपरेट करती है, उसको हम देखेंगे जब हम इसको सप्लाई प्रोवाइड करेंगे. ओके इसके बाद में यहाँ पे दिया है आपका राइट साइड में W इज़ द विड्थ ऑफ दी सबस्ट्रेट. जो हमने मटेरियल यूज किया है वो क्या है, एक रेक्टेंगुलर शेप में है. तो यहाँ पे जो इसकी विड्थ है वो कितनी है, W है. ओके तो जो भी हमारा स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर में मेनली आपको याद रखना है कि एक हमारे पी टाइप सबस्ट्रेट मटेरियल होगा, उसमें दो हैवली डोप्ड n+ रीजन्स इंसर्ट करेंगे, उसके ऊपर में हम लोग क्या करेंगे, मेटल डिपॉजिट करेंगे ताकि हम लोग सोर्स और ड्रेन टर्मिनल्स को बाहर निकाल सकें. और जो भी हमारे पास सिलिकॉन डाइऑक्साइड लेयर बचेगी, उसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे, फिर से मेटल डिपॉजिट करेंगे और गेट टर्मिनल्स को बाहर निकालेंगे. तो पावर मॉसफेट के पास मेनली 3 टर्मिनल्स होते हैं, गेट, सोर्स एंड ड्रेन टर्मिनल्स. ओके इसके बाद में है आपका सिंबल ऑफ मॉसफेट. तो जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि जो भी हमारे पास BJT था, उसमें क्या था, एक NPN टाइप ट्रांजिस्टर होता है, एक आपका PNP टाइप ट्रांजिस्टर होता है. तो जो आपका पावर मॉसफेट है, इट इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर. सो इट इज़ ऑल्सो 2 टाइप्स, N टाइप मॉसफेट एंड P टाइप मॉसफेट, जिसको हम लोग बोलते हैं N चैनल मॉसफेट और P चैनल मॉसफेट. तो यहाँ पे N चैनल मॉसफेट क्या है आपका, इसको हमें याद रखना है कि इसकी जो डायरेक्शन होती है एरो की, वो इनवर्ट होती है. तो इसको हम बोलते हैं N मॉसफेट या N चैनल मॉसफेट, और अगर इसकी एरो आउटवर्ड है तो इसको हम बोलते हैं P चैनल मॉसफेट. जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि
एनपीएन के केस में क्या था आपका, एनपीएन के केस में था आपका कि जो भी आपका एरो था वो इन्वर्ट था और पीएनपी के केस में आउटवर्ड एरो था। सिमिलरली यहाँ पे भी हमारे एन चैनल मॉसफेट में क्या है, जो एरो है वो इन्वर्ट है आपका, और जो पी चैनल मॉसफेट है इसके केस में जो हमारा एरो है वो क्या है, वो हमारा एरो आउटवर्ड है। ओके और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि इसके 3 टर्मिनल्स हैं। यहाँ पे सबसे ऊपर में है आपका ड्रेन टर्मिनल्स, लेफ्ट साइड में है गेट टर्मिनल्स और नीचे है आपका सोर्स टर्मिनल्स। ओके तो जब हम लोग इसके सर्किट्स को पढ़ेंगे तो हम लोग वहाँ पे क्या करेंगे, इनके सिंबल्स का यूज करेंगे और उससे हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से इसको हम लोग यूटिलाइज करते हैं सर्किट्स में और किस तरीके से आपका ये ऑपरेट करता है एज ए स्विचिंग डिवाइस। इसके बाद में आता है आपका वर्किंग ऑफ पावर मॉसफेट, ठीक है ना। पावर मॉसफेट आपका कैसे वर्क करता है, तो यहाँ पे हमने एक जो हमारा पिछला कंस्ट्रक्शन वाला डायग्राम था उससे हमने एक सिंपल सा डायग्राम बना लिया है और उसके थ्रू हम लोग समझेंगे कि किस तरीके से हम लोग इसमें सप्लाई प्रोवाइड करते हैं और ये किस तरीके से आपका वर्क करता है। ओके तो इसमें सबसे पहले आपको याद रखना है कि इट हैज़ 3 टर्मिनल्स, गेट, सोर्स एंड ड्रेन टर्मिनल्स। हम लोग क्या करते हैं, चूँकि हमने पढ़ा इसके फीचर्स में कि ये क्या है आपका, इट इज़ ए वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस। तो इसका मतलब हम लोग इसके इनपुट में कहीं पे हम लोग वोल्टेज प्रोवाइड करेंगे और उस वोल्टेज को हम लोग वेरी करा के क्या कर सकते हैं, अपने अनुसार हम लोग उसको वर्क करवा सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग वो कौन सा वोल्टेज है जिसकी वजह से हम लोग बोलते हैं कंट्रोल्ड वोल्टेज डिवाइस। ओके तो यहाँ पे याद रखना है आपको कि हम लोग क्या करते हैं, गेट टर्मिनल्स और सोर्स टर्मिनल्स, ओके गेट टर्मिनल्स और सोर्स टर्मिनल्स के बीच में हम लोग क्या करते हैं, एक सोर्स कनेक्ट करते हैं जिसको बोलते हैं VGS। यहाँ पे हमने क्या किया है, चूँकि हमारा बॉडी पूरा क्या है, एक पी टाइप सबस्ट्रेट मटेरियल है, तो हमने क्या किया यहाँ पे बॉडी से, या फिर हम लोग बॉडी से यहाँ से कनेक्ट कर दें या फिर सोर्स से, दोनों टर्मिनल से कहीं से भी कनेक्ट करेंगे तो हमारा एक ही तरीके से वो क्या है, ऑलरेडी इंटरकनेक्टेड है। तो हमने क्या किया है, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि गेट टू सोर्स एक वोल्टेज अप्लाई करेंगे। ओके जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं आप कि हमने गेट और सोर्स के बीच में हमने क्या किया है, एक वोल्टेज अप्लाई किया है। ओके वोल्टेज कुछ इस तरीके से अप्लाई किया है कि इसकी पोलैरिटी क्या है, अपवर्ड पॉजिटिव और डाउनवर्ड नेगेटिव। तो यहाँ से एक करंट फ्लो करना क्या करेगा, स्टार्ट करेगा। ओके जिसको हम लोग बोलेंगे IGS करंट। ओके जब ये करंट IGS फ्लो करना स्टार्ट करेगा, ओके तो यहाँ पे क्या होगा आपका, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जो सिलिकॉन डाइऑक्साइड लेयर है, SiO2 लेयर, इसके ये क्या होगा, ये एक कैपेसिटर के तरह काम करेगा। तो ऊपर में इसके हो जाएंगे पॉजिटिव चार्जेस क्रिएट, अपवर्ड हो जाएंगे आपके पॉजिटिव चार्जेस क्रिएट, और इसके डाउनवर्ड क्या हो जाएंगे, एक नेगेटिव चार्जेस इस तरीके से क्रिएट हो जाएंगे। ओके तो एक सफिशियंट VGS वोल्टेज के बाद में, ओके एक सफिशियंट गेट टू सोर्स वोल्टेज के बाद में ऊपर में आपके पॉजिटिव चार्जेस और नीचे में नेगेटिव चार्जेस क्रिएट हो जाएंगे। तो इस तरीके से क्या होगा, एक चैनल फॉर्म हो जाएगा, कहाँ से कहाँ के बीच में, कुछ इस प्रकार से एक चैनल फॉर्म हो जाएगा और इस चैनल के थ्रू क्या होगा, करंट आपका ड्रेन टू सोर्स फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। ओके तो इस प्रकार से इसमें ये वर्क करता है आपका। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इनिशियली हम लोग गेट टू सोर्स वोल्टेज अप्लाई करेंगे जिसकी वजह से हमारे चार्जेस क्रिएट होंगे। वो चार्जेस जब निगेटिव चार्जेस इनसाइड क्रिएट होते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल में, और एक चैनल फॉर्म होता है जिसकी वजह से आपका करंट ड्रेन टू सोर्स फ्लो करना स्टार्ट कर देता है। ओके तो यहाँ पे ड्रेन क्या है आपका, ड्रेन टर्मिनल आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो इसमें करंट कैसे फ्लो होगा, इसमें करंट फ्लो होता है कुछ इस प्रकार से, इसमें सर्कुलेट करेगा। ओके तो इसमें क्या होता है कि हम लोग डिफरेंट गेट टू सोर्स वोल्टेजेस पे हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से हमारा जो ड्रेन टू सोर्स करंट है वो कैसे फ्लो हो रहा है, IDS किस प्रकार से फ्लो हो रहा है, उसको हम लोग देखते हैं। ओके ओके तो यहाँ पे हम लोग इसको एक बार रिकैप कर लेते हैं जिससे कि हमें आसानी से याद हो जाए। ओके तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसमें गेट टू सोर्स वोल्टेज अप्लाई करते हैं जिसकी वजह से यहाँ पे SiO2 लेयर में एक कैपेसिटेंस फॉर्म होता है, अपवर्ड साइड में पॉजिटिव चार्जेस
डाउनवर्ड साइड में नेगेटिव चार्जेस क्रिएट होंगे और क्या हो जाएगा, एक चैनल फॉर्म हो जाएगा और चैनल इस प्रकार से फॉर्म होगा कि आपका करंट क्या हो जाएगा, ड्रेन से सोर्स की ओर फ्लो करना स्टार्ट कर देगा और इसमें करंट क्या होगा आपका कुछ इस प्रकार से सर्कुलेट करेगा। ओके, तो अलग अलग वीजीएस के लिए अलग अलग आपका ड्रेन टू सोर्स करंट फ्लो होता है और उसकी कुछ लिमिट होती है। एक लिमिट के बाद में क्या होगा, वो करंट आपका या फिर वोल्टेज क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ओके, इसके बाद में है ऑपरेटिंग रीजन ऑफ पावर मॉसफेट। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो भी हमारे पास ट्रांजिस्टर्स हैं वो मेनली 3 रीजन में काम करते हैं, एक कट ऑफ, एक सैचुरेशन और एक होता है आपका ओके एक कट ऑफ रीजन, एक सैचुरेशन रीजन और एक को बोलते हैं हम लोग लीनियर रीजन यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से हमारा जो पावर मॉसफेट है वो कट ऑफ रीजन में काम करेगा। तो कह रहा है कि कट ऑफ रीजन इज ए रीजन इन विच द मॉसफेट विल बी एज ऑफ स्विच, देयर विल बी नो करंट फ्लो थ्रू इट। मतलब इसका मतलब हुआ कि आपका कि कट ऑफ रीजन में क्या होगा, मॉसफेट जो है एज ए ऑफ स्विच काम करेगा, एक ऑफ स्विच की तरह काम करेगा और इस स्विच के थ्रू कोई भी करंट फ्लो नहीं होता है। इन दिस रीजन मॉसफेट बिहेव्स लाइक एन ओपन स्विच and is thus used when they are required to function as electronic switches। तो इसका मतलब हुआ कि हम लोग मॉसफेट को कट ऑफ रीजन में कब ऑपरेट करवाएंगे, जब हमें इलेक्ट्रॉनिक स्विचेस की तरह ऑपरेट करवाना होगा या हमें एज ए स्विच ऑपरेट करवाना होगा, तब हम लोग क्या करेंगे, मॉसफेट को एज ए कट ऑफ रीजन में हम लोग क्या करेंगे, ऑपरेट करवाएंगे। ओके, इसके बाद में है आपका ओमिक रीजन या फिर लीनियर रीजन। जो आपका पावर मॉसफेट होता है कुछ टाइम के लिए, या फिर हम लोग जैसे कि हमने आपको बताया कि हम लोग वीजीएस जो हमारा गेट टू सोर्स वोल्टेज होगा उस वोल्टेज के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, डिवाइस पे कंट्रोल कर सकते हैं। तो क्या होगा कि एक फिक्स्ड बीजीएस पे, या फिर कह सकते हैं हम लोग कि एक फिक्स्ड गेट टू सोर्स वोल्टेज पे हमारा क्या होगा, आईडी करंट जो इंक्रीज करेगा वो क्या करता है, कुछ टाइम तक वो लीनियरली इंक्रीज करेगा विथ रिस्पेक्ट टू ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज। यानी जो हमारा आईडीएस है वो ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज के रिस्पेक्ट में क्या करेगा, लीनियरली वेरी करेगा और उसको हम लोग बोलते हैं लीनियर रीजन। ओके, लीनियर क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो लीनियरली आपका क्या होगा, वोल्टेज और करंट का रिलेशन लीनियर होगा। और ओमिक हम लोग क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ओम्स लॉ के अनुसार क्या होता है आपका कि करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। ओके, जब हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग किसी करंट करेंगे कंडक्टर के क्रॉस में वोल्टेज अप्लाई करते हैं, तो जो करंट उस कंडक्टर के थ्रू फ्लो होती है वो अप्लाइड पोटेंशियल की क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो जैसा कि जो हमारा लीनियर रीजन हमें जो मिल रहा है, जो कि आईडीएस वर्सेस वीडीएस है, वो कुछ टाइम के लिए लीनियर है, इसलिए हम लोग उसको ओमिक बोल रहे हैं क्योंकि वो ओम्स लॉ को फॉलो करता है। और लीनियर रीजन हम लोग इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो वोल्टेज और करंट के बीच में क्या है, आपका लीनियर रिलेशनशिप है। ओके, सो ओमिक और लीनियर रीजन इज अ रीजन वेयर इन द करंट एज आईडीएस इंक्रीजेस विथ एन इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ वीडीएस। मतलब बोल रहा है आपका कि अगर हम लोग ग्राफ बना लें, ओके हमने यहाँ पे आईडीएस वाई एक्सिस पे लिया है और वीडीएस हम क्या कर लें, यहाँ पे बनाते हैं, तो हमारा जो ग्राफ आएगा वो क्या आएगा, कुछ टाइम के लिए लीनियर आता है। तो इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं ओमिक रीजन, क्योंकि ये ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है। ओके, बाकी इसकी जो करेक्टरिस्टिक आगे है उसमें हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से ये चीज़ हमको क्लियर होती है। तो आपको याद रखना कि कट ऑफ रीजन क्या होता है कि जब हम लोग को एज ए इलेक्ट्रॉनिक स्विच ऑपरेट करवाना था तो हम लोग क्या करते हैं, उसको कट ऑफ रीजन में ऑपरेट करवाते हैं। और जो इसमें लीनियर रीजन मिल रहा है वो ओम्स लॉ को फॉलो करता है, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं उसको, ओमिक रीजन या फिर लीनियर रीजन। इसके बाद में आपका सैचुरेशन रीजन। इन सैचुरेशन रीजन द मॉसफेट हैव देयर आईडीएस कांस्टेंट। जैसा कि हमने बताया कि एक फिक्स्ड अप्लाइड गेट टू सोर्स वोल्टेज के बाद में क्या होगा कि जब हम लोग धीरे धीरे क्या करेंगे, ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे, उससे आपका ड्रेन टू सोर्स करंट इंक्रीज होगा। लेकिन ड्रेन टू सोर्स करंट क्या होगा कि एक कुछ टाइम के बाद में क्या हो जाएगा, आपका कांस्टेंट हो जाएगा। तो उस टाइम के हम लोग क्या बोलते हैं, सैचुरेशन टाइम, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि इतने टाइम के बाद में आपका डिवाइस क्या हो गया, सैचुरेट कर गया। या फिर हम लोग ये कह सकते हैं कि हमारी डिवाइस के थ्रू जो करंट फ्लो हो रहा है वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ओके, तो वो कौन सा पॉइंट होता है जब आपका करंट कांस्टेंट हो जाता है, तो द वोल्टेज एट विच करंट आईडीएस बिकम कांस्टेंट इज कॉल्ड पिंच ऑफ वोल्टेज।
तो उस वैल्यू ऑफ वोल्टेज को हम लोग बोलते हैं पिंच ऑफ वोल्टेज, जब हमारा करंट क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। ओके, तो इसमें मेनली हमारे पास क्या है, तीन चीज़ें हैं। एक आपका है, एक VGS है, दूसरा है आपका VDS, और एक है आपका IDS। ओके, हम लोग क्या करेंगे, VGS एक आपका क्या है, एक तरीके से कह सकते हैं एक सिग्नल है जो डिवाइस को ऑन करने के लिए या फिर चैनल फॉर्म करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। जैसे जैसे हम लोग VDS को, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, VGS को थोड़ा सा सप्लाई दे देंगे, उसके बाद में क्या होगा, आपका डिवाइस में चैनल फॉर्म हो जाएगा, उसके बाद में उसमें से एक मिनिमम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। जैसे जैसे हम लोग VDS को या फिर ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज को बढ़ाएंगे, वैसे वैसे हमारा IDS की वैल्यू क्या होगी, बढ़ती जाएगी। लेकिन कुछ समय के बाद में या कुछ टाइम के बाद में VDS की वैल्यू बढ़ाने के बावजूद क्या होगा, आपका IDS कांस्टेंट रहेगा। तो द वैल्यू एट विच IDS बिकम कांस्टेंट, ठीक है, उस वोल्टेज को हम लोग बोलते हैं पिंच ऑफ वोल्टेज। ओके, तो इसको हम लोग ग्राफ में देखेंगे कि किस तरीके से आपका, तो इसमें आपको याद रखना है कि सैचुरेशन और कट ऑफ रीजन मिला के हम लोग पावर मॉसफेट को एज ए स्विच ऑपरेट करवा सकते हैं। ओके, और मेनली जो हमारा पावर मॉसफेट है वो स्विचिंग ऑपरेशंस के लिए यूज किया जाता है। इसके बाद में है आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पावर मॉसफेट, जिसकी बात हम लोग अभी कर रहे थे। तो यहाँ पे आपका लेफ्ट साइड में दिया है ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक्स और राइट साइड में दिया है आपका आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। यहाँ से हम लोग क्या समझ सकते हैं कि जैसा कि हमने बताया आपको कि पावर मॉसफेट को ऑन करने के लिए हमारे पास तीन मेन पैरामीटर्स हैं। एक आपका VGS, जिसका काम क्या है आपका, जिसका काम है टू क्रिएट चैनल। इसका काम हो गया टू क्रिएट चैनल। जब एक चैनल फॉर्म हो जाएगा और जैसे जैसे हम लोग क्या करेंगे, VDS को इंक्रीज करेंगे, वैसे वैसे हमारा IDS इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पे आपका क्या दिया है, आपका VGS दिया हुआ है और इसके करस्पॉन्डिंग आपकी IDS या IGS की वैल्यू दी हुई है। ओके, तो यहाँ पे आप क्या देख पा रहे हैं कि जो राइट साइड में आपका IDSS1, ठीक है, और इसके रिस्पेक्ट में हमारा क्या है, VGS1 वोल्टेज है। जैसे जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं, वोल्टेज को इंक्रीज कर रहे हैं, वैसे वैसे करंट क्या हो रहा है आपका, धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है। तो इसमें मेनली आपके तीन रीजन्स डिफाइन किए गए हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इसमें ओमिक रीजन या फिर लीनियर रीजन्स। तो ओमिक रीजन या फिर लीनियर रीजन कौन सा है आपका, तो यहाँ पे आप देखिए इतना, यहाँ पे आप क्या देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हमारा जो वोल्टेज और करंट का रिलेशनशिप है, यानी कि VDS वर्सेस IDS, वो क्या है, लीनियरली है या लीनियर है। ओके, ये लाइन क्या है आपकी, सीधी है, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं लीनियर रीजन या फिर क्या बोलते हैं, स्ट्रेट रीजन। ओके, या फिर ओमिक रीजन बोलते हैं हम लोग, क्योंकि ये ओम्स लॉ को फॉलो करता है। अब जैसे जैसे आपका क्या होता है, VGS इंक्रीज करेगा, VGS की वैल्यू जैसे जैसे हम लोग इंक्रीज करेंगे, वैसे वैसे हमारा VDS को बढ़ाने पे हमारा क्या होगा, IDS इंक्रीज करेगा, और एक कुछ टाइम के बाद में क्या हो जाएगा, आपका IDS कांस्टेंट हो जाएगा। और इसमें और एक चीज़ क्या याद रखना है आपको कि द वोल्टेज एट विच IDS बिकम कांस्टेंट इज कॉल्ड पिंच ऑफ वोल्टेज, या फिर उसको हम क्या बोलते हैं, पिंच ऑफ रीजन बोलते हैं। इसके बाद में आपके एडवांटेजेस ऑफ पावर मॉसफेट। पावर मॉसफेट के कौन कौन से एडवांटेजेस हैं, तो सबसे पहला एडवांटेज क्या है आपका कि इसमें सेकंड ब्रेकडाउन की प्रॉब्लम्स नहीं होती है। ओके, सेकंड ब्रेकडाउन की प्रॉब्लम्स नहीं होती, जो कि किस में थी, पावर BJT में है, पावर BJT में थी। इसके बाद में कह रहा है कि इट हैज़ ए वेरी सिंपल गेट ड्राइव सर्किट, यानी कि इसको ऑन ऑफ करना काफ़ी आसान होता है, हम लोग इसको ईजिली ऑन कर सकते हैं और ईजिली ऑफ कर सकते हैं। ओके, इट यूजेस अ हाई स्विचिंग फ्रीक्वेंसी टू ऑपरेट। इसकी जो स्विचिंग फ्रीक्वेंसी होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, जितने भी हमारे पास पावर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हैं उसमें सबसे ज़्यादा स्विचिंग फ्रीक्वेंसी होती है आपकी पावर मॉसफेट की। इट इज़ थर्मली स्टेबल। ओके, दैट मीन थर्मल स्टेबिलिटी इज़ गुड ड्यू टू द पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ पावर मॉसफेट। तो इसके पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट होने के कारण इसकी जो थर्मल स्टेबिलिटी है, यानी कि टेम्परेचर के सहने की कैपेबिलिटी, वो क्या होती है, ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू अदर डिवाइसेस। लेस ऑन स्टेट रेजिस्टेंस, इसका ऑन स्टेट रेजिस्टेंस लो होता है, जिसके कारण क्या होगा कि ऑन स्टेट के टाइम पे जो इफिशियंसी होगी वो ज़्यादा होगी। अगर आपका रेजिस्टेंस कम है, दैट मीन्स I2R लॉसेस विल बी वेरी लो एंड इफिशियंसी इज मोर। ओके, इट नीड्स स्मॉल पावर टू होल्ड इट विद विद इन द एक्टिवेटेड कंडीशंस।
इसको ऑन रखने के लिए बहुत ही कम पावर की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो एक एडवांटेज आपका ये हो गया। इसके बाद में कह रहा है स्विचिंग स्पीड इज़ फास्ट। इसकी जो स्विचिंग स्पीड होती है वो क्या होती है, काफ़ी ज़्यादा होती है। तो आपका एक एडवांटेज ये भी हो गया। इसके बाद में है आपका लास्ट एडवांटेज, फॉर कम्यूटेशन द एन एक्स्ट्रा सर्किटरी इज नॉट नेसेसरी। यानी कि इसको ऑफ करने के लिए हमें कोई एक्स्ट्रा सर्किटरी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। दैट मीन इट इज़ ए फुल्ली कंट्रोल्ड स्विच और डिवाइस। तो ये आपका क्या है, एक फुल्ली कंट्रोल्ड स्विच है, फुल्ली कंट्रोल्ड डिवाइस है, जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, इसको ईजिली हम लोग ऑन ऑफ कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो ये सारे क्या हैं, इसके एडवांटेजेस हैं। इसके बाद में बात करते हैं इसके ड्रॉबैक्स की। तो इसमें कह रहा है कि द ऑन स्टेट वोल्टेज इज एक्सट्रीमली हाई। ओके, द ऑन वोल्टेज इज एक्सट्रीमली हाई बियॉन्ड द मॉसफेट, दस द डिसिपेशन ऑफ ऑन स्टेट पावर इज़ हाई। जो कि इसके ऑन स्टेट में जो वोल्टेज होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से ऑन स्टेट पावर क्या होते हैं आपकी, काफ़ी हाई होते हैं, जो कि क्या कर सकते हैं, डिवाइस को डैमेज कर सकते हैं अगर क्या हो जाएंगे, वो उसके लिमिट से बाहर चला जाएगा। द ब्लॉकिंग कैपेबिलिटी ऑफ दिस मॉसफेट इज़ नॉट सिमेट्रिक। तो जो इसकी ब्लॉकिंग कैपेबिलिटी होती है, यानी कि फॉरवर्ड ब्लॉकिंग, रिवर्स ब्लॉकिंग, वो क्या होती है, असिमेट्रिकल होती है, सिमेट्रिक नहीं होती, यानी कि दोनों सेम नहीं होते, यानी कि फॉरवर्ड ब्लॉकिंग और रिवर्स ब्लॉकिंग का जो वैल्यू है वो सेम नहीं होता है, जिसके कारण भी ये क्या है आपका, ये एक तरीके से इसका ड्रॉबैक है, डिसएडवांटेज है। ओके, इसी तरीके से इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, दे रिक्वायर स्पेशल केयर वाइल यूजिंग और एल्स दे कैन बी डैमेज बिकम्स ऑफ द फिक्स्ड इलेक्ट्रिसिटी। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग जब भी हम लोग इसको यूज करेंगे तो इसके लिए हमें केयर करना होता है। तो ये क्या है, इसके ड्रॉबैक्स हैं कि इसमें ऑन स्टेट पावर ज़्यादा होता है, और इसकी जो रिवर्स ब्लॉकिंग और फॉरवर्ड ब्लॉकिंग कैपेबिलिटी है वो क्या होती है, वो असिमेट्रिकल होती है। इसके बाद में आपका एप्लीकेशन ऑफ पावर मॉसफेट, यहाँ पे जो है आपका बीजेटी लिखा हुआ है, ये होगा आपका मॉसफेट। मॉसफेट के हमारे कौन कौन से एप्लीकेशंस हैं, तो सबसे पहला एप्लीकेशन है यूपीएस, दैट इज़ अनइंटरप्टेड पावर सप्लाईज। अनइंटरप्टेड पावर सप्लाईज में हम लोग इसको यूज करते हैं, क्योंकि वहाँ पे क्या चाहिए होता है, वहाँ पे चाहिए होता है फिक्स्ड वोल्टेज, फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी सिग्नल, जो कि हम लोग मॉसफेट के थ्रू इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। रिले ड्राइवर्स में हम लोग इसका यूज करते हैं, एसएमपीएस में यूज करते हैं। एसएमपीएस होता है आपका स्विच मोड पावर सप्लाई, जैसा कि हम लोग डीसी टू डीसी कन्वर्टर डिजाइन करते हैं, तो वहाँ पे हम लोग इन स्विचेस का यूज करके हम लोग स्विच मोड पावर सप्लाई को प्रोवाइड कर सकते हैं। इंडस्ट्रियल यूजेस में हम लोग इसको यूज करते हैं। हाई फ्रीक्वेंसी बेस्ड इन्वर्टर में आपका यूज किया जाता है। ओके, एंड इट इज़ यूज विद इन पावर एम्पलीफायर्स, ये आपका पावर एम्पलीफायर्स में यूज किया जाता है। और हम लोग क्या कहाँ पे यूज करते हैं, इन मोटर कंट्रोलिंग। ओके, मोटर में कई पैरामीटर्स होते हैं जिसको हम लोग कंट्रोल करने के लिए स्विचिंग डिवाइसेस का यूज करते हैं। जैसे कि हम लोग अगर हम लोग क्या करते हैं, पावर मॉसफेट का यूज करके हम लोग इन्वर्टर बनाते हैं, और उसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, V/F कंट्रोल मेथड ऑफ स्पीड कंट्रोल ऑफ इंडक्शन मशीन, वहाँ पे हम लोग क्या यूज करते हैं, इसका यूज करते हैं। इसके बाद में आपका डिस्प्ले ड्राइवर, हम लोग डिस्प्ले ड्राइवर्स में भी क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं। ओके, थैंक यू।